गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो आपको 4-5 दिन में आपने खूब इन्जॉय किया होगा आपके ईद को, और मुझे खुशी भी है कि मैंने आपको इसलिए 4-5 दिन तक स्टडी भी नहीं करवाई कि आप अपने त्यौहार को अच्छी तरह से इन्जॉय कर सकें। तो आपको पहले मैं सबसे पहले ईद मुबारक बोलती हूँ। और हमने जो लास्ट लेसन जो पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग, तो उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और अब आप इन्जॉय कर चुके हैं अपने त्योहारों को, तो अब अपने स्टडी टाइम पे स्टडी में वापस आ जाइए और अपने टाइम को पूरी तरह से वापस से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आज हम अपना जो लेसन जो है 11 उसको आगे करते हैं। मैंने आपको कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता दिया, आयरन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता दिया था, और अब मैं आपको जो बताऊंगी वो मैं बताऊंगी सीमेंट उद्योग यानी कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान नंबर 1 में आता है सीमेंट में, क्योंकि राजस्थान में चूना पत्थर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और चूना पत्थर से ही क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे। और इसका जो आविष्कार हुआ था 1824 में पोर्टलैंड में हुआ था। इसलिए आपने कई बार किसी सीमेंट पे पढ़ा भी तो पोर्टलैंड सीमेंट सुना होगा आपने। तो उसका पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक जगह पर इसका क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, और उसी के नाम से क्या हो गया था, इसका नाम सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया था। ठीक है। और इसका आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे वो जोसेफ थे, ये ध्यान रखना। कहाँ पर हुआ था, 1824 में इंग्लैंड में पोर्टलैंड के जो जोसेफ नामक व्यक्ति था उसने इसका आविष्कार किया था। और आज सीमेंट का उपयोग तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सीमेंट किस काम में आता है वो बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत का मतलब होता है जिसपे बहुत सारे काम निर्भर होते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई घर बनाना है हमको, तो घर जो बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। कोई फैक्ट्री बनाएंगे तो उसके लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो ये कैसा उद्योग है, ये आधारभूत उद्योग है। ऐसे ही ध्यान रखना, जो आयरन है यानी कि जो लोहा इस्पात है वो भी कैसा उद्योग है, वो भी आधारभूत उद्योग है, ध्यान रखना। इस सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। ये मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया है। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना, भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया था। क्योंकि वहाँ पर क्या है, समुद्र है, और समुद्र में क्या मिलती हैं, सीपियाँ मिलती हैं। और सीपियों की जो सीपियों का जो ऊपर की बॉडी होती है वो चूना और किसकी होती है, वो कैल्शियम की होती है। इसलिए सीपियों से क्या बनाया जा रहा था, चेन्नई के अंदर सीमेंट बनाया जा रहा था। एक मिनट, जिसमें समुद्र सीपियों द्वारा सीमेंट बनाई गई थी, किंतु ये प्रयास असफल रहा, क्योंकि सीमेंट जो सीपियों का बन रहा था वो इतना सक्सेस नहीं था, मतलब इतना अच्छा मतलब रिजल्ट या परिणाम नहीं दे रहा था, तो वो असफल रहा। 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात में खोला गया। देखो 1904 में भी कौन है, ब्रिटेन के लोग थे, हमारे यहाँ पर सरकार थी। 1914 में भी किसकी सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी। तो दूसरा जो कारखाना खोला गया वो गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा खोला गया। इसी समय राजस्थान में लाखेरी क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी कौन सी हो गई, इंग्लैंड की हो गई। मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा, सतना गुजरात के पोरबंदर में टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कारखाने खोले गए। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका बताया था, जल्दी से बताओ आप लोग, सोचो दिमाग में कि पहला जो मैंने आपको कारखाना जो उद्योग बताया था, जो सर्वाधिक वर्किंग में है या सर्वाधिक उसमें जो श्रमिक है वो कार्यरत है, तो कौन सा है वो, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। विश्व में भी उत्पादन दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल व सस्ते परिवहन भागों में ही हुआ है। मतलब इन उद्योगों को वहीं पर लगाया गया है जहाँ पर जहाँ पर चूना पत्थर आराम से मिल रहा है, पानी मिल रहा है आराम से, तो वहाँ पर बनाने में कारखाना बनाया, मतलब वहाँ पर उस उद्योग को लगाने में फ़ायदा ये है क्योंकि सीमेंट कैसा होता है, भारी होता है, यानी निर्माण करने के बाद में ये हैवी होता है, तो इसकी जो ढुलाई और मतलब जो इसका परिवहन होता है वो क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसलिए इसको उसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर सारी चीज़ें आराम से उपलब्ध हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो कच्चा माल हो,
चाहे या अन्य चीज़ें हो, ठीक है। तो इसका स्थानीयकरण वह सस्ता परिवहन भागों में हुआ है, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, ध्यान से देखो क्या क्या चाहिए। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम, 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। और ये सभी माल कैसा है, ये हैवी है, भारी माल है, तो इसका परिवहन जो होगा, लाने की जो लागत होगी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि भारी माल कम तुलता है। क्या होता है, हैवी जो चीज़ें होती हैं वो कम तुलती हैं, और हल्की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा तुलती हैं। तो भारी चीज़ें कम तुलेंगी तो उसका ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ज़्यादा लागत लगेगी। आगे समझ में अच्छी तरह। तो इस प्रकार निम्न राज्यों में इस उद्योग का विकास हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि राजस्थान इसमें अव्वल आता है, क्योंकि राजस्थान में चूना पत्थर के यहाँ पर बहुत बड़ी एक पट्टी मिली है, और ख़ास तौर से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इस क्षेत्र में क्या मिलता है हमको, चूना पत्थर। आपको याद हो मैंने एक मैप पे भी बताया था कि इस क्षेत्र में क्या मिल रहा है आपको, लाइम स्टोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाइम स्टोन। तो वो लाइम स्टोन ही क्या कहलाता है, चूना पत्थर कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं इसको, आगे देखते हैं। सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। राजस्थान में सीमेंट उद्योग को आगाज यानी उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1912 से 13 में लाखेरी में इसके क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है ना। एक पेटी मतलब बोल तो एक क्षेत्र में पाया जाता है, एक लंबी की लंबी एक सड़क तरह से बना हुआ है ये पेड़ है ना, चौड़ी पट्टी बनी हुई है इसकी, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही बिमी में भी राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में है, क्योंकि सर्वाधिक वहीं पर है। लाखेरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में ही है, तो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जा रही है, चित्तौड़गढ़ में पाई जा रही है। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग बच्चों कि सीमेंट की 6 सबसे बड़ी इकाइयाँ चित्तौड़गढ़ में पाई जा रही है, इसलिए चित्तौड़गढ़ को कौन सी नगरी कहा जा रहा है, सीमेंट नगरी कहा जा रहा है। राजस्थान राज्य क्षेत्र देश के कुल उत्पादन का 16% भाग है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफ़ेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, ये अंडरलाइन कर लो कि सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने गोटन, नागौर, खारिया, खंगार, जोधपुर में। और राजस्थान में सीमेंट के JKJ सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना है। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का आता है। सीमेंट उत्पादन में दोनों राज्य अग्रणी हैं। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 22% है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक 17 बड़े कारखानों में कटनी, सतना, दुर्ग, मंधार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अगरतला, जामुल, तिल्दा तथा मेहर में है। अब आइए तीसरे नंबर पे गुजरात सीमेंट उत्पादन में चौथा राज्य है। यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पर देश का 9.4% सीमेंट उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोखा, बेरावर, जामनगर, द्वारका में कारखाने स्थापित हैं। ओखा, बेरावर, जामनगर, द्वारका में कारखाने स्थापित हैं। यहाँ पर सीमेंट, समुद्र सीपीओ, सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास भी हुआ है। अब पढ़ेंगे हम तमिलनाडु। तमिलनाडु सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यह मैंने आपको बताया था कि पहले तमिलनाडु में सबसे पहले जो कारखाना लगाया गया था वो चेन्नई में लगाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ पाया था। और सेकंड नंबर का कारखाना गुजरात में लगाया गया था, है ना। ये ध्यान रखना। तो तमिलनाडु सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनेलवेली, डालमियापुरम, तलायाथू, शंकर दुर्ग, राजमलायम, मकदर, कराची, आदित्य आलर में है। तो ऐसे करके ये हमारे राज्य हो चुके हैं। अन्य राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड जो कि 4.8 से 4.4% देश का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर चुर्क, चोपन, चुनार, डाला तथा झारखंड में पटल, सिंदरी में कारखाने हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागलाकोट, बेंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना एवं रायसीला क्षेत्र की कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नलगोंडा में तथा केरल व बिहार में स्थापित है। तो ये तो हो गया हमारे सीमेंट के बारे में।
भारत में आज़ादी के समय सीमेंट के 23 कारखाने थे, जिनमें से 5 पाकिस्तान में चले गए, जिसकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन थी। वहीं वर्तमान में लगभग 124 बड़े तथा 300 छोटे कारखाने हैं, जिसमें 2250 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में ही हमारे यहाँ क्या हो जाता है, खपत हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है, यानी हम निर्यात नहीं कर पाते हैं इतना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ये मैंने बता चुकी हूँ आपको पहले। इसके बाद शेष भाग को पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो कि पेड़ों की जो पत्ते होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, यानी पेड़ों का इसमें उपयोग होता है और उनकी लुगदी बना करके इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इसमें भी अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर बहुत फेमस है, और वहाँ पर कैसा कागज़ प्राप्त होता है हमको, अखबारी कागज़ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं आगे। यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए ज्ञान को भोजपत्रों तथा हस्त निर्मित कागज़ पर संरक्षित किया गया है। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज़ तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज़ गन्ने की खोई से बनाया जाता है। गन्ने की खोई का मतलब होता है जब हम गन्ने का रस निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो बच जाता है ना, जो उसका मतलब अवशिष्ट पदार्थ होता है, उससे क्या बनाया जाता है, कागज़ बनाया जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया। इसके बाद 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया, किंतु ये प्रयास विफल रहा। 1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल्स के नाम से स्थापित हुई। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 79 के अंदर 1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। 1881 में टीटानगर पेपर मिल की स्थापना हुई। आज़ादी के समय 17 कारखाने थे, जिसकी उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े छोटे कारखाने हैं, जिसमें 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादित माल का 65% भाग अखबारी कागज़ तथा शेष अन्य कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण कागजी निर्माण सामग्री के प्राप्ति क्षेत्रों, सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्य हैं। तो निम्न राज्यों में सबसे पहले जो नाम आ जाएगा वो पश्चिम बंगाल में टीटानगर, रानीगंज, त्रिवेणी, कोलकाता। दूसरा महाराष्ट्र में मुंबई, पूना, चंद्रपुर, खपोली, पीपरी तथा कामठी में। तीसरा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर, बस्ती। और चौथा है मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, कमलाई। तो ये उद्योगों के क्षेत्र थे कागज उद्योग के। 5वां है कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर, कृष्ण राज सागर। 6ठा गुजरात में सूरत, वापी, बड़ोदरा, राजकोट में विकास हुआ है। देश का अखबारी कागज़, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अंडरलाइन कर लीजिए। देश का अखबारी कागज़ नेपानगर मध्य प्रदेश, जहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा मिलता है, तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ का सरकारी कारखाना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं कि नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, तो वो होशंगाबाद में है। और दूसरा है अखबारी कागज़ कहाँ से मिलता है, तो नेपानगर मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, देश में स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है, खर्च हो जाता है, तथा बचा हुआ जो होता है वो देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अब देखिए, हमने ये फैक्ट्रियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, पानी वाले क्षेत्रों में लग रही है, क्योंकि मैंने बताया था इस्पात वगैरह जो लग रहा है, लोहा इस्पात के जो कारखाने लगे हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पर कोयले की और जल की उपलब्धता है। ठीक है, कागज़ उद्योग भी कहाँ लगा हो, कागज़ के कारखाने भी कहाँ लगे हैं, जहाँ पर जल की और जहाँ पर श्रमिकों की उपलब्धता है। तो ऐसे करके क्या है, इन कारखानों की स्थिति वहीं पर मिलेगी जहाँ पर क्या होता है, कच्चा माल उपलब्ध होता है। लेकिन आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि ये जो जितने भी मतलब कारखाने हैं, उनके आसपास आप देखोगे कि कच्ची बस्तियों का भी निर्माण होने लग जाता है। यानी जो श्रमिक होते हैं वो इन फैक्ट्रियों के आसपास ही अपनी कच्ची बस्तियां बना लेते हैं, और धीरे धीरे इन बस्तियों का स्वरूप बड़ा और होता जा रहा है। ऐसा ही अगर आपको मैं एक उदाहरण दूँ कच्ची बस्ती का, तो मुंबई का सबसे बड़ा कच्ची बस्ती या स्लम एरिया जो है वो आप अच्छी तरह जानते हो कौन सा है। ठीक है, तो उस एरिया में इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी है, इतना ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं आपको कि वहाँ पे लोग इतने बीमार भी हो जाते हैं। तो मुंबई की जो धारावी कच्ची बस्ती है
उसका बहुत बुरा हाल है। और उसका कारण भी यही है क्योंकि उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना मुंबई में बहुत ज़्यादा है, तो श्रमिक वहाँ जा कर के क्या हो गए, स्थापित हो गए, वहाँ पे जाके रहने लगे, धीरे धीरे वहाँ पर अपनी कच्चे घर बनाने लगे, कच्चे घर बनाते बनाते वो कच्ची बस्तियों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार जितने भी उद्योग एरिया हैं उनमें आपको क्या मिलेंगे, कच्ची बस्तियाँ ज़रूर मिलेगी, साथ ही वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बीमारियाँ, गंदगी, सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं एक बात और करूँ तो आपने देखा होगा इन कारखानों के जब माल बनता है तो इनसे क्या निकलता है, गंदगी निकलती है, प्रदूषण निकलता है। जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र बनाया जा रहा है, उनकी रंगाई और छपाई का कार्य की जा रहा है, तो उनकी रंगाई छपाई से जो केमिकल या रासायनिक पदार्थ जो निकलते हैं उनको नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे यमुना, सबसे बड़ा उदाहरण दूंगी मैं, यमुना नदी हो गई। यमुना नदी सबसे ज़्यादा मैली नदी है भारत की, ये आप अच्छी तरह ध्यान रखना। भारत की सबसे ज़्यादा मैली नदी कौन सी है, यमुना। क्योंकि दो कारण है, पहला कारण तो यही है कि चमड़ा उद्योग जो लगा हुआ है वो सारा यमुना नदी के किनारे ही लगा हुआ है, और चमड़े को साफ करने का जो कार्य किया जाता है वो यमुना नदी के पानी में किया जाता है या यमुना नदी के पास में कारखानों में, और जितना भी केमिकल होता है वो उस रसायन उसमें छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक प्रदूषण से क्या होता है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है और भूमि प्रदूषण भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, जहाँ भी आसपास के कारखाने होंगे वहाँ पर केमिकल्स होंगे और केमिकल्स ज़मीन के ऊपर गिरेंगे तो वो ज़मीन वहाँ पर क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए अपना जयपुर का सांगानेर है, जयपुर का पूरा सांगानेरी क्षेत्र है, वो धीरे धीरे बंजर होने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर मीलें लगी हुई हैं सूती वस्त्र की, और यहाँ पर रंगाई और छपाई का कार्य होता है। अब उसके कारण क्या हो रहा है, उन ज़मीनों की क्या होती जा रही है, बंजर या उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप और अन्य क्षेत्रों में जाओगे जहाँ इस्पात वगैरह लगा हुआ है या अन्य कोई उद्योग लगे हुए हैं, वहाँ पर जो वायु प्रदूषण या इनके कारखानों से जो धुआं निकलता है, चिमनियों का इनका जो धुआं निकलता है वो कहाँ फैल जाता है, वायु में फैल जाता है। उसमें क्या हो जाता है, लीड की मात्रा बढ़ जाती है, शीशे की मात्रा बढ़ जाती है, और धीरे धीरे उस लीड की मात्रा से हमारे सांस में लेने में दिक्कत आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वहाँ की जनसंख्या, और जनसंख्या है ज़्यादा है तो वहाँ पर वायु प्रदूषण भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास में गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, और उन फैक्ट्रियों के इनकी वजह से धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण फैलाता है। साथ में जल प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और तीसरा भूमि प्रदूषण भी ज़्यादा हो रहा है, या भूमि का बंजर या उपजाऊपन भी खत्म होता जा रहा है। तो चलिए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि विनिर्माण उद्योग जहाँ देश के आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति के विनाश में सहायक रहते हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ वहाँ नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ। नगरीकरण मैंने बताया था कि लोग वहाँ पर बसने लग गए हैं, यानी लोगों का ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि रोज़ कौन कौन गाँव से शहर की ओर आएगा, तो वो वहीं पर कच्ची बस्ती बना के रहने लगते हैं। तो नगरीकरण तीव्र गति से हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। इन नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च रहा है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड मतानुसार गंगा तथा उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योग के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। इसी कारण गोमती नदी लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। अक्सर मछलियाँ मरी हुई पाई जाती है गोमती नदी के अंदर। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारी से क्या है, ग्रसित है। ये सभी बीमारियां वायु प्रदूषण, वायु में हानिकारक वैश्यले तत्व कार्बन, शीशा, सल्फर व अन्य कारक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न प्रकार की या विभिन्न भयानक बीमारियां जैसे कैंसर, रक्त तथा चमड़ी संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। भारत में हर 8 में से 1 पक्षी यहाँ से पढ़ेंगे, औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के प्रदूषण से समुद्री भाग में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो नदियों में जब गंदा पानी छोड़ा जाता है तो नदियाँ जाके कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं, और समुद्र में जब ये जाके मिलते हैं तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी जीव जंतु होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, वो मरने लग जाते हैं। इससे धीरे धीरे हमारी जो प्राणी जगत की या जीव जंतुओं की जो प्रजातियाँ हैं, ये है ना, वंश है, वो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त या ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो
समुद्री जहाज़ों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्रों में तेल का निकलना और तटों के समीप शोधन करना, परमाणु बम के परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने का कगार पर है, क्योंकि औद्योगिकरण व परिवहन के साधनों तथा मार्गों में इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से, अम्ल वर्षा तथा गंदे जल को प्रभावित करने से भी भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरकता में कमी आ रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल स्रोत गंगोत्री, यमुनोत्री सूखने के कगार पर भी आ गई है। यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा। आगामी पीढ़ियों के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः हमें संवर्धित तथा सुविकसित औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। यानी हमें ऐसे कारखाने लगाने चाहिए जो प्रदूषण को कम बढ़ावा देते हैं या प्रदूषण कम फैलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा औद्योगिक प्रदूषण। राजस्थान में भी औद्योगिकरण में मैंने आपको बता दिया है कि जो यमुना नदी है और या अन्य नदियां हैं उनमें प्रदूषण फैलता ही जा रहा है। और अगर मैं औद्योगिकरण की बात करूं तो अव्वल में बात करूंगी तो अलवर आएगा, दौसा आएगा, जोधपुर, भीलवाड़ा आ जाएगा, रामसमंद आ जाएगा, कोटा आ जाएगा। ये सब कैसे क्षेत्र हैं? ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी बड़े क्या लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ, कंपनी लगी हुई हैं। सीमेंट का तो मैंने बताया था कि राजस्थान में अव्वल नंबर है, जो भी कहाँ पर बताया था मैंने आपको, चित्तौड़गढ़ में बताया था। ठीक है, तो इस तरह शीशा जस्ता के यहाँ पर उद्योग पाए जाएंगे, सीमेंट का उद्योग पाया जाएगा यहाँ पर। हस्तशिल्प यानी हाथों से बने हुए उद्योगों का भी बहुत निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया था लकड़ी के खिलौने बनते हैं यहाँ पर, हाथों से टोकरियाँ बनाई जाती हैं, है ना, और मूर्तियाँ बनाई जाती है, सुंदर सुंदर लाख के सामान बनाए जाते हैं। आपने देखा हो तो बहुत फेमस है। बाड़मेर, जोधपुर में लाख सर्वाधिक मिलता है, तो उस क्षेत्र में लाख का उद्योग का वो लगा हुआ है, कारखाने लगे हुए हैं। बंदेज मैंने आपको बताया था सांगानेर में रंगाई और छपाई के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पे राजस्थानी प्रिंट मिलता है। आपको कैसा प्रिंट मिलता है? राजस्थानी सांगानेर में। उसके अलावा बंदेज के लिए कौन फेमस है? जोधपुर और जयपुर बहुत फेमस है। चमड़े के लिए जोधपुर फेमस है, अजमेर फेमस है। और बात करूँ मैं मूर्तियों के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो करौली है, नाथ द्वारा है और जयपुर। इन सब के लिए किसके लिए फेमस है? ये मूर्तियों के लिए। और ये कैसे उद्योग है? ये हस्तशिल्प निर्मित उद्योग है। मार्बल उद्योग में आ जाइए तो मार्बल में तो मैंने आपको बताया था नागौर सबसे फेमस है इस चीज़ के लिए, और सिरोही है, मकराना है, राजनगर है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, किशनगढ़ है। ये सब किसके लिए फेमस है? मार्बल उद्योग के लिए। नमक और रसायन के लिए सबसे मैं बात करूँ सबसे पहले तो हमारी सांभर झील में क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। तो सांभर झील का जो क्षेत्र है पूरा नमक उद्योग के लिए फेमस है। डीडवाना है जिसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। पंचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये नमक हो जाएगा। और सबसे शुद्ध नमक जो पाया जाता है वो कहाँ का पाया जाता है? वो सांभर का पाया जाता है। सांभर का ही नमक खाते हैं हम लोग, जो टाटा नमक वगैरह खाते हैं। ऊन उद्योग में मैंने बताया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियाँ पाली जाएंगी जिस क्षेत्र में, वहीं पर क्या मिलेंगे आपको? ये वाला उद्योग मिलेगा। तो इसके लिए कौन सी जगह फेमस मिलेगी आपको? इसके लिए बीकानेर मिलेगा, जोधपुर मिलेगा, बाड़मेर मिलेगा और पाली मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जानवर पाले जाते हैं। जैसे ऊँट हो गया, भेड़ हो गई, बकरियाँ हो गई, तो ऊन उद्योग आपको यहीं पर पाए जाएंगे। सूती वस्त्र में आ जाइए। सूती वस्त्र में अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को, है ना। तो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? सूती वस्त्र की मिलें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कोयले की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है यहाँ पर। उदयपुर हो गया, कोटा, गंगानगर, पाली में भी सूती वस्त्र की मिलें हैं। और यहाँ पर कृत्रिम नमी होने के कारण यहाँ पर कैसा, जो यहाँ की जो जलवायु है वह कैसी है? नमी है, नम टाइप की है। मतलब यहाँ पर ना तो गर्मी होती है इतनी, ना सर्दी होती है, इसलिए इस क्षेत्र में इनकी मिलों को लगाया गया। यहाँ देश का 4% उत्पादित भी होता है अपने सूती वस्त्र। अब आइए तिलहन उद्योग का मतलब होता है जिनसे तेल निकाला जाता है, जिन बीजों से। तो तिलहन में कौन कौन से आएंगे? सोयाबीन आएगा, सरसों आएगा, अरंडी आएगा, अलसी आएगा, मूंगफली आ जाएगा। और इनमें अगर मैं बात करूँ सरसों के लिए, सरसों के तेल के लिए बहुत फेमस है हमारा भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर का जो सेवर नाम की जो जगह है वहाँ पर तेल का सबसे बड़ा कारखाना लगा हुआ है और इंजन छाप तेल वहाँ पर ही मिलता है आपको।
ठीक है। तो अलवर, जोधपुर, कोटा, दौसा ये किस क्षेत्र के लिए फेमस है? ये तिलहन के लिए फेमस। तेल यानी तिलों यानी कि इससे बीजों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। अन्य उद्योग में बात करें तो अन्य उद्योग में हमारे यहाँ पर चीनी आ जाएगी, चीनी के उद्योग आ जाएंगे, जो कहाँ पर है? बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में। ग्वार खाते हो? ग्वार की फली खाते ना, तो उससे क्या बनाया जाता है? गम, यानी चिपकाने की जो वस्तु होती है जिसको फेविकॉल वगैरह टाइप की चीज़ें बोलते हैं, वो इससे बनाया जाता है। तो इसके यहाँ के उद्योग मिलेंगे आपको ग्वार के, जो कहाँ मिलेंगे? जोधपुर में मिलेंगे, चूरू में और बाड़मेर में मिलेंगे। कागज उद्योग आपको घोसुंडा में मिलेगा, कोटा में मिलेगा और भीलवाड़ा में मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा और बांसवाड़ा में मिलेगा। इस प्रकार हमारा ये जो लेसन है विनिर्माण का पूरा फिनिश हो गया है, समाप्त हो चुका है। ये सारा उद्योग के ऊपर डिपेंड था। तो आप इस लेसन को अच्छी तरह समझिएगा, पढ़िएगा, और इसके जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उसको पहले लेसन को समझने के बाद या वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद ही आप उस क्वेश्चंस को अपने लेवल पे कीजिएगा। कोशिश ये कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उन चीज़ों को उसी वक्त याद करते हुए चलिए, ताकि आपको ये चीज़ रिमाइंड रहे, बार बार याद ना करना पड़े, या बार बार आपको जब क्वेश्चन करने बैठो तो आपको ये ना देखना पड़े कि अरे वो क्वेश्चन कहाँ पे था, ये क्वेश्चन कहाँ। तो इसलिए चैप्टर को ध्यान से सुने। जब मैं वीडियो में आपको सेंड कर रही हूँ उसको 2-3 बार देखें, समझें अच्छी तरह से, फिर ही क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है उसके लेवल पे करें, तो कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो याद करने की बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।